हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज क्लास में हम आपको पेपर फर्स्ट विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व का चैप्टर भारत में शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत एवं संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में। तो शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है दायित्व की सहभागिता का सिद्धांत। लोकतंत्रात्मक संगठन प्रबंधन एवं प्रशासन दायित्व की सहभागिता के आधार पर कार्य करता है। जो लोकतंत्रात्मक संगठन है, प्रबंधन है और प्रशासन है, ये दायित्व की सहभागिता के आधार पर कार्य करता है। वह नियंत्रण और दायित्व का वहन न केवल अपने सहकर्मियों से करता है, अपितु छात्रों के साथ भी करता है। स्कूल में वह प्रत्येक मामले में आगे रहने से संकोच करता है। वह कुछ शक्तियां अपने सहयोगियों को भी प्रदान करता है। वह विशेषज्ञ अध्यापकों के निर्देशन में स्कूल में छात्र सरकार बनता है। नेता तथा उसके अनुयायियों को इससे स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। स्टाफ और छात्र अपने आप को स्कूल से जोड़ने में सफल होते हैं। इस प्रकार दायित्व की सहभागिता और कुछ नहीं, केवल प्रबंधन और प्रशासन की चिंताओं की भागीदारी है। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो दायित्व की सहभागिता है वो और कुछ भी नहीं है, प्रबंधन और प्रशासन की चिंताओं की भागीदारी है। प्रबंधन और प्रशासन की चिंताओं की भागीदारी है। जिम्मेदारी की सहभागिता को एक स्वस्थ सिद्धांत इसलिए माना जाता है क्योंकि इस बात का अनुभव किया जाता है कि अनेक दिमाग इकट्ठे मिलकर उस दिमाग से बेहतर कार्य कर सकते हैं जो कि अकेला है। कहने का मतलब ये है कि जो दिमाग अकेला है, जो व्यक्ति अकेला है, उससे वो लोग बेहतर कार्य कर सकते हैं जो समूह में रहकर कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे समूह को इंपॉर्टेंस दी गई है कि एक अकेले इंसान से बेहतर है कि कई लोग समूह में इकट्ठे होकर कार्य करें। एक दिमाग से तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जो है वो अकेला उतना कार्य नहीं कर सकता है जितना कि समूह में रहने वाले सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कर सकते हैं। नेक्स्ट है समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। एक लोकतांत्रिक संगठनकर्ता प्रबंधन एवं प्रशासन अध्यापकों को सामाजिक रूप से अपने समान समझता है। वे उसके साथी हैं, सहकर्मी हैं, सहवक्ता हैं तथा सहभागी हैं। लोकतंत्र में कोई अधीनस्थ नहीं होता है। स्कूल चलाने में, निर्णय लेने में वह सदा अपने सहयोगियों को विश्वास में लेता है। वह अपने आप अकेला निर्णय नहीं लेता है, अपितु अपने सहयोगियों के साथ निर्णय लेता है। मतलब यहाँ पे जो है वो सहयोग की भावना के बारे में बताया गया है कि वह अकेले निर्णय नहीं लेता है, वह अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ निर्णय लेता है। वह उन्हें दायित्व का अनुभव भी कराता है। उन्हें मतलब जो उसके सहकर्मी हो गए, सहवक्ता हो गए, उन्हें उनके दायित्वों का भी अनुभव कराता है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कैसे इस्तेमाल करना है। एक लोकतंत्रात्मक अध्यापक जो होता है वो आरंभ से ही यह मानकर चलता है कि वह उस समूह का एक सदस्य है जो कि स्कूल के विकास के लिए काम कर रहा है। तो जो एक लोकतंत्रात्मक अध्यापक है वह यह स्टार्टिंग से ही ये मानकर चलता है कि वह उस समूह का, यहाँ समूह की बात की गई है, तो वह यह मानकर चलता है कि वह उस समूह का सदस्य है जो कि स्कूल के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। वो समूह ही ऐसा बनाया जाता है जो स्कूल के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से ही जो अध्यापक होता है वो यह मानकर चलता है कि वह जो भी कार्य कर रहा है वो स्कूल के विकास के लिए कर रहा है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। स्कूल का लोकतंत्रीय मुखिया अपने अध्यापकों पर प्रतिबंध और निषेध नहीं लगाता, अपितु वह उन्हें उनकी शक्तियों और प्रतिभाओं के प्रयोग की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि जो मुखिया है, जो हेड है, जो नेता है, वह किसी भी चीज में प्रतिबंध नहीं लगाता है, अपितु जो अध्यापक की जो शक्तियां हैं, जो उनकी प्रतिभाएं हैं, उनके प्रयोग की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देता है ताकि जो अध्यापक हैं वो अपनी शक्तियों के आधार पर कार्य कर सके। अध्यापकों को कार्यान्वयन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। लोकतांत्रिक मुखिया अध्यापकों को प्रश्न पूछने, आलोचना करने, तर्क करने तथा अपने दृष्टिकोण से भिन्नता रखने की पर्याप्त स्वतंत्रता
स्वतंत्रता प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि जो मुखिया है वो किसी भी बात पर प्रतिबंध नहीं लगाता, अपितु जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनकी प्रतिभाएं हैं अध्यापकों की, उसके आधार पर उनको पूर्ण स्वतंत्रता देता है ताकि वो अध्यापक बेझिझक होकर प्रश्न पूछ लें, किसी की आलोचना भी कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। अगर मुखिया जो है वो उन पर प्रतिबंध लगाएगा तो जो अध्यापक है वो स्वतंत्र रूप से प्रश्न नहीं पूछ पाएगा, तर्क नहीं कर पाएगा, अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। इसलिए जो मुखिया होता है वो अध्यापकों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है ताकि जो अध्यापक हैं वो प्रश्न पूछें और तर्क करें। ठीक है, जिस किसी विधि से भी वे चाहें कक्षाओं में पढ़ा सकते हैं। मतलब अध्यापकों को जब पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है तो वो किसी भी विधि को यूज करके छात्रों को पढ़ा सकते हैं, जिससे छात्र आसानी से उस बात को समझ लें। केवल अध्यापकों को ही नहीं अपितु छात्रों को भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ऐसा नहीं है कि जो अध्यापक ही हैं वो प्रश्न पूछने का अधिकार रखते हैं, तर्क करने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, छात्रों को भी ये स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए ताकि छात्र भी अपने प्रश्न पूछ सकें, आलोचना करने में, तर्क करने में भी स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। सहयोग का सिद्धांत लोकतांत्रिक संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन का आधार है। स्कूल एक प्रकार की सहकारी संस्था है जिसमें प्रत्येक सदस्य को सबके लिए और सबको एक दूसरे के लिए कार्य करना आवश्यक होता है। मतलब स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां पर प्रत्येक सदस्य को सबके लिए कार्य करना होता है और जो सब होते हैं वो एक दूसरे के लिए कार्य करना आवश्यक समझते हैं। स्कूल की प्रत्येक क्रिया में सहयोग की भावना परिलक्षित होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो महत्वता दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है, वो सहयोग की भावना का विकास करना है कि व्यक्ति जो है वो समूह में रहकर ज़्यादा अच्छे से कार्य कर सकता है अकेला रहने की अपेक्षा। ठीक है, मुख्याध्यापक तथा अध्यापकों, मुख्याध्यापक तथा छात्रों, मुख्याध्यापक तथा माता पिता, मुख्याध्यापक तथा प्रबंध समिति, अध्यापकों तथा माता पिता में सहयोग होना आवश्यक है। मतलब एक दूसरे के प्रति सहयोग होना आवश्यक है। स्कूल प्रशासन का लोकतांत्रिक ढांचा समूह के सदस्यों से सहयोगात्मक अंतःक्रिया की आशा करता है कि प्रत्येक जो है वो एक दूसरे से संबंधित रहें। सहयोग की अगर भावना रहेगी तो अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से कह पाएंगे और जिससे क्या होगा, जो कमियां हैं वो दूर हो सकेंगी और विकास हो सकेगा। नेक्स्ट है न्याय सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। लोकतांत्रिक संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन स्कूल के मुख्याध्यापक की ओर से पूर्ण न्याय की आशा रखता है। लोकतांत्रिक प्रबंधन तभी सफल कहा जा सकता है जब मुख्याध्यापक सबके साथ न्याय करता है। जो मुख्याध्यापक है जब वो सबके साथ न्याय करता है तभी वह लोकतांत्रिक प्रबंधन जो है वो सफल कहा जा सकता है। लोकतांत्रिक प्रबंधन में सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, उनकी योग्यता के अनुसार उनका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिक योग्यता की पहचान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल वर्थ। पहचान की इच्छा और महत्वपूर्ण समझे जाने की कामना कार्य के मुख्य प्रेरक हैं। स्कूल संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन अध्यापकों से अधिक कुशलता से कार्य संपादन करवा सकता है यदि वह उन्हें यह अनुभव करवा दे कि प्रशासन को उन पर विश्वास है और जो वो कार्य कर रहे हैं उनमें प्रशासन की आस्था है। मतलब अध्यापक जो भी कार्य कर रहा है उसे स्कूल की संस्था जो है उसको विश्वास है कि वह उस कार्य को करने के योग्य है। प्रत्येक व्यक्ति की गुणवत्ता अथवा श्रेष्ठता को उचित स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए, उसके आधार पर उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है नेतृत्व का विकास, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। लोकतांत्रिक संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन को प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व चाहिए। स्कूल संगठनकर्ता, प्रबंधन एवं प्रशासन में भी नेतृत्व के गुण विद्यमान होने चाहिए। जो स्कूल संगठन करता है, प्रबंधक है और प्रशासन है, उनमें भी नेतृत्व के गुण विद्यमान होने चाहिए ताकि अन्य उनका अनुसरण करें। जो व्यक्ति नेतृत्व का गुण रखते हैं उनके पास में ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए ताकि जो दूसरे व्यक्ति हैं वो उनका अनुसरण कर सके। उनमें स्टाफ, छात्रों,
माता पिता तथा समुदाय को उत्साहित करने, निदेशक, संचालक तथा नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए कि जो अध्यापक हैं अगर वो दूसरों को उत्साहित करना चाहते हैं तो उन अध्यापकों में नेतृत्व का गुण विद्वान होना आवश्यक है, और जिसके पास नेतृत्व का गुण होगा उनमें सभी प्रकार की क्वालिटीज होंगी। संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन में जो नेतृत्व की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। संगठन, प्रबंधन एवं प्रशासन में नेतृत्व को आवश्यक माना गया है क्योंकि इसके बिना समूह का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि जो नेतृत्व प्रदान करने वाला है उसके पास जो गुण होंगे, अगर उसके पास जो क्वालिटीज होंगी उसका अनुसरण करके ही जो आगे वाले छात्र हैं वो आगे बढ़ सकेंगे। नेक्स्ट है लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। स्कूल संगठनकर्ता, प्रबंधन एवं प्रशासन को लचीला होना चाहिए। लचीला मतलब होता है कि परिवर्तनशील होना, मतलब कि व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में ढाला जा सके, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को ढाला जा सके, अपने आप को लचीला रखना चाहिए ताकि हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लें, एडजस्ट कर लें अपने आप को। नीति में परिवर्तन अथवा दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए इसे सदा तैयार रहना चाहिए। एक लोकतांत्रिक प्रबंधक अपने कार्य में कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाता है, उसे सदा परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में खुद को एडजस्ट कैसे करना है, जब वो एडजस्ट करने की क्षमता रखेगा तो दूसरा व्यक्ति उसका अनुसरण करके खुद को भी एडजस्ट रखने की क्षमता रखेगा, ठीक है। इसलिए लचीला होना आवश्यक है। नेक्स्ट है आशावाद का सिद्धांत। स्कूल संगठनकर्ता, प्रबंधन एवं प्रशासन को अपने दृष्टिकोण में मौलिक रूप से आशावादी होना चाहिए तथा अपनी नीतियों एवं प्रणालियों में संरचनात्मक होना चाहिए। उसे संदेहशील नहीं होना चाहिए, वह जो कुछ भी करता है उसमें उसे विश्वास होना चाहिए, मतलब खुद के ऊपर उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टाफ की वृत्तिक प्रगति का सिद्धांत। संगठनकर्ता, प्रबंधन एवं प्रशासन की अधिकांश सफलता उसके सहयोगी तथा अधीनस्थ की कुशलता पर निर्भर करती है। मतलब किसी भी चीज की जो सफलता है वहाँ के जो सहयोगी होंगे उनकी कुशलता पर निर्भर करती है। मतलब वो जितने ज़्यादा कुशल होंगे, जितने ज़्यादा योग्य होंगे उतना ज़्यादा अधिक विकास होगा। इसलिए उसे अपने स्टाफ की वृत्तिक प्रगति में रुचि लेनी चाहिए ताकि वे सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। मतलब अपने जो स्टाफ में जो व्यक्ति हैं उनकी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है, ठीक है, उनकी योग्यता है, उनका ध्यान रख करके उनको सभी अगर कार्य दिए जाएंगे, उनकी योग्यता के अनुसार अगर उन्हें सभी कार्य दिए जाएंगे तो स्टाफ की सफलता निश्चित है। उन्हें नवीन विचारों तथा प्रयोगों को सीखने तथा प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रखा जाना चाहिए। उन्हें कार्यालय में शिक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में शैक्षिक प्रशासन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में 3 अलग अलग सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में जो सभी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्रों के पास में है, ठीक है, केंद्र सरकार के पास में है। जो राज्य सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्यों के पास में है। लेकिन जो समवर्ती सूची है उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास में है? केंद्र और राज्य दोनों के पास में है। मतलब वो उसका निर्माण भी कर सकती है और उसमें परिवर्तन भी कर सकती है। मतलब अगर किसी भी विषय में उसे परिवर्तन करना है तो वह समवर्ती सूची में कर सकती है, केंद्र और राज्य दोनों सरकार। प्रारंभ में जो शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार जो शिक्षा थी उसे समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। तब से शिक्षा की जो व्यवस्था है वो किसके हाथ में आ गई? अगर जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय बन गई, इसका मतलब ये है कि उसकी जो जिम्मेदारी है शिक्षा की वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार की जिम्मेदारी है। उस पर केंद्र भी परिवर्तन कर सकती है और राज्य सरकार भी उसमें परिवर्तन कर सकती है। समाज में
केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने, संघीय क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करने, पूरे देश में शिक्षा सुविधाएं में समन्वय स्थापित करने, उच्च शिक्षा के स्तरों को बनाए रखने, राष्ट्रीय महत्व की भाषा का विकास करने के लिए उत्तरदायी है। संघ सूची एक प्रविष्ट संख्या जो 62 है, उसमें राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं संग्रहालय के बारे में बताया गया है। जो प्रविष्ट संख्या 63 है, उसमें राष्ट्रीय महत्व की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, इनके बारे में बताया गया है। प्रविष्ट संख्या 64 में जो केंद्र द्वारा पोषित राष्ट्रीय महत्व की वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, उसके बारे में बताया गया है। 65 में राष्ट्रीय महत्व की प्रोफेशनल तकनीकी संस्थाओं के बारे में बताया गया है। प्रविष्ट संख्या जो 66 है, उसमें उच्च शिक्षा संस्थान के बारे में बताया गया है। और राज्य सरकारें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अपने अपने क्षेत्रों में शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार देश के विभिन्न भागों में शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी अनेक योजनाएं चला रही है, परंतु इनके प्रशासन का जो पूर्ण उत्तरदायित्व है वो किसका है? राज्य सरकारों का है। जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा है, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकारों की है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह अपने अपने स्तर से करती हैं। केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना। 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1954 ईस्वी में केंद्र में स्थापित जो शिक्षा विभाग था, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था, उसको शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। जो केंद्र में स्थापित जो शिक्षा विभाग था, उसको 1954 में, मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1954 में शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। 1957 में शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को भी जोड़ दिया गया। कब? 1954 में जो शिक्षा विभाग था उसको शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय में चेंज कर दिया गया। फिर 1957 में जो शिक्षा मंत्रालय, जो कि पहले क्या था? शिक्षा विभाग था, तो 1957 में शिक्षा मंत्रालय के साथ में वैज्ञानिक अनुसंधान को भी जोड़ दिया गया। 1958 में इस मंत्रालय को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मंत्रालयों का मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स। इन दो भागों में 1958 में विभक्त कर दिया गया। फिर क्या हुआ? 1963 में इन दोनों मंत्रालयों को जोड़ दिया गया, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया, शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग। 1958 में दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय। फिर 1963 में इसे फिर जोड़ दिया गया और दो भागों में विभाजित किया गया, शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग। 1967 से 68 में इस मंत्रालय को पुनः गठित किया गया और इसमें निम्न ब्यूरोज को स्थान दिया गया। पहला कौन सा है? सांस्कृतिक क्रियाओं का ब्यूरो, दूसरा है ब्यूरो ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा है ब्यूरो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा है ब्यूरो ऑफ जनरल एजुकेशन, पांचवा है ब्यूरो ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, छठवां है ब्यूरो ऑफ स्कॉलरशिप एंड यूथ सर्विसेज, सेवंथ है ब्यूरो ऑफ लैंग्वेज एंड बुक प्रमोशन। 1985 में क्या हुआ? जो मानव संसाधन विकास नामक जो नवीन मंत्रालय था, उसका सृजन किया गया, उसका निर्माण किया गया और उसके निम्न विभाग थे, जैसे शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, कला विभाग, युवा कार्य एवं खेल विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग। तो अगर पूछा जाए जो ये विभाग हैं, शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, कला विभाग, युवा कार्य एवं खेल विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ये किसके अंतर्गत आते हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, जो कि 1985 में नया सृजित किया गया था। ठीक है, तो आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत पढ़े, भारत में शैक्षिक प्रशासन की संरचना पढ़ी, केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम शिक्षा मंत्रालय के बारे में पढ़ेंगे।
बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।